हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम बैक। आपने कल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। प्रकृति का पुनः संरक्षण करने के लिए रिस्टोरेशन ऑफ द नेचर आपने कुछ अपने प्रतिनिधित्व को और गणमान्य लोगों को वृक्ष का रोपण करते हुए देखा होगा। यह उसी प्रक्रिया में किया जाता है ताकि आपके अंदर भी मोटिवेशन आए, तो आपने पौधे लगाएं, वृक्ष लगाएं। इट इज़ अ वेरी ह्यूज इम्पोर्टेंस फॉर आवर सर्वाइवल। इफ़ यू वांट टू सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन दिस uncertainty during time, then we have to do something to save our nature, because action to reaction, nature will save us when we will save nature। तो इस उपलक्ष्य में ज़्यादा नहीं कहते हुए आपने अपने अपने स्तर से विश्व पर्यावरण दिवस को वृक्षों के लिए मनाया होगा। ठीक है। रसायन विज्ञान में ये पढ़ते हुए हमने आपको एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में और पदार्थ के बारे में, सब्सटेंसेस के बारे में, व्हाट इज मैटर्स अबाउट टिपिकल पॉइंट्स आर देयर, टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियस वीडियो। मैं इसमें लिंक दे दूंगा जिसमें आप लोग अपना देख लेंगे, इसको देख करते हुए पढ़ा। लेकिन इसके बाद एक केमिस्ट्री में चीज़ें आई, सब कुछ ठीक है, सब कुछ जान गए, लेकिन जो रिएक्शन करवा रहे हो उसका कुछ तो स्टैंडर्ड मैथमेटिकल पोर्शन होना चाहिए। तो जब ये डिस्कशन फर्दर हुआ तो उस पर एक खिलाएगा कि नहीं, कोई मेथड है या कोई चीज़ है, तो किसी को अगर हमको बताना हो तो उसके स्टेप्स हम कैसे बताएंगे, तो उसके लिए कुछ तकनीक, एक स्टेप बाय स्टेप चरण होते हैं। तो उसी को व्यवस्थित रूप देना कि कैसे समीकरण है, इसको किस तरह हम लोग अभिकारक और उत्पाद के रूप में बैलेंस करेंगे, एक तरीका, एक ढांचा, एक मॉडल आपको पढ़ना होगा, इसका जवाब भी देना होगा। यहीं से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चालू हो जाएगी। आप बड़े बड़े रिएक्शन को यहीं से लर्न कर पाएंगे, यहीं से लिख पाएंगे, यहीं से अंडरस्टैंडिंग मेंटेन कर पाएंगे। तो इट विल बिकम मोर important, it becomes more important for you that you should very neat and clear make understanding about that। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है सबको मालूम है। अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होती है, हम लोग जो अभिकारक के रूप में जितने भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स लेते हैं, यदि उत्पाद में जो प्रोडक्ट आता है उसके अंदर मिले हुए एलिमेंट्स या एटम्स की काउंटिंग करते हैं। अगर काउंटिंग दोनों तरफ बैलेंस नहीं होगी तो उसको हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, ये बैलेंसिंग करने के लिए केमिकल रिएक्शन को कुछ तरीके भी होते हैं। तो उसी तरीक़ों में से अगर आप देखेंगे तो मैं ये कहना चाहूँगा आसान शब्दों में, तो बोथ साइड्स जो एलिमेंट में जो बोथ साइड्स एटम्स होते हैं, प्रत्येक पहले एलिमेंट में एटम्स होंगे। तो जितने भी एलिमेंट लिए गए हैं बोथ साइड, मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में, उनके क्या होंगे, एटम्स शुड बी इक्वल। तो ये एक आपका आम समझ हो गई। इसको कुछ चरण में ले सकते हो। जैसे आप मैंने मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक आपने आयरन की वाटर से रिएक्शन कराई, वाटर मतलब भाप के रूप में, तो वो आयरन सेकेंड एंड आयरन थर्ड के रूप में आपको प्रोडक्ट ऑक्साइड बने और साथ में आपका हाइड्रोजन एक्सर्ट हुआ। ठीक है बच्चों, इसको स्टेप में कैसे लिखेंगे, तो स्टेप में लिखने के लिए मैं चाहूँगा आप लोग यहाँ थोड़ा सा प्रिकॉशन से देखें, ध्यान दे देंगे। तो यहाँ पे जब आप बच्चों देखेंगे तो इट विल बिकम मोर सेंसिबल फॉर यू। कैसे, अब स्टेप पहला हुआ, स्टेप में क्या करेंगे, हम सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को लिख लेंगे शब्दों में। हमने किससे रिएक्शन कराई, आयरन की, किससे, स्टीम से। फिर क्या मिला, प्रोडक्ट में आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड मिले, उसके बाद हाइड्रोजन मिला। तो आप जब इस पे अटेंशन पे करेंगे तो ये देखिए मैंने एक शब्द के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ इसको बताया है। आयरन ले लिया है इन्होंने, स्टीम ले लिया है, आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड्स बने हैं और हाइड्रोजन गैस एक्सर्ट हो गई है।
मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आएगी। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके संकेत के रूप को लेंगे, सिंबॉलिक पोर्शन। आयरन को आयरन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आयरन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, आयरन को रिप्रेजेंट करोगे, ये से कॉमन सेंस की बातें हैं भाई, मैंने कुछ किया नहीं। स्टीम को, भाई स्टीम भाप है, भाप को जल से H2O। देखिए ये देखिए आप Fe+H2O, ठीक है, ऑक्साइड बन रहा है तो Fe3O4+H2। काउंट करिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में, अभी इसको काउंट। अब ये हो गया सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप शब्दों में लिखना है, दूसरा स्टेप उनके संकेत लिखने हैं। एलिमेंट लिए हो तो एलिमेंट के संकेत, और कंपाउंड लिए हो तो कंपाउंड के क्या फार्मूला। स्टेप थर्ड में क्या करोगे, एक कॉलम बनाओगे जिसमें तत्व लिखोगे, तत्वों की संख्या, दूसरे में लिखोगे परमाणुओं की, बाएं साइड में परमाणुओं की संख्या और राइट साइड में परमाणुओं की संख्या, ठीक है। फिर जब जहाँ एलिमेंट्स लिखे हो उसमें तुमने पहला आयरन ले लिया, आयरन में कितने आयरन लिए तुमने, एक आयरन लिया, तो जब बाएं में एक लिख लोगे, दाएं में कितने बन गए, 3 आयरन बनेंगे तो दाएं में 3 लिख लोगे। अब अगला क्या हुआ, H2O कंपाउंड है, इसमें एटम छिपा हुआ है H और O, तो H लिख लिया, एलिमेंट्स H छिपा हुआ है और O छिपा हुआ है, तो H एलिमेंट के कितने आइटम्स हैं, 2, बाएं साइड में 2 लिख लिया। और H एलिमेंट के राइट साइड में कितने आइटम्स हैं, 2, वहाँ लिख लिया। O एलिमेंट के कितने हैं, बाएं साइड में 1 है, दाएं साइड में O एलिमेंट में कितने आइटम्स हैं, 4 है, 4 लिख लिए। ये स्टेप थर्ड हो गया। स्टेप अब नेक्स्ट स्टेप फिफ्थ फोर्थ आएगा, तो आपने ये चीज़ देखा होगा, ठीक है। स्टेप फोर्थ में क्या होगा, किसी कंपाउंड को उठा लो, ऐसे कंपाउंड को लो जिसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट अंदर हों, आइटम्स लगे हों, उसमें जुड़े हुए हों, और ये रिएक्टेंट भी हो सकता। अच्छा कहेंगे सर आप कैसे जोड़ेंगे, तो बेटे ये अभिकारक से भी ले सकते हो, चाहे प्रोडक्ट से। कोई एक ऐसा कंपाउंड लो जिसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट के एटम्स हों, रिएक्शन के अंतर जिस रिएक्शन को बैलेंस करना है। नाउ क्या करोगे, चाहे रिएक्टेंट से लो, चाहे अभिकारक से लो, चाहे उत्पादक से लो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से लो, चाहे राइट हैंड से लो, ये फ्री फ्रॉम चूजिंग, ठीक है। अब क्या करो, उसके एलिमेंट के मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा आइटम्स है उसको बैलेंस करने होंगे। हिट एंड ट्रायल, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हमने देखा हमारे पास जो प्रोडक्ट है, हमने राइट हैंड साइड का लिया, तो हमारे पास ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा दिख रहा है, तो हम ऑक्सीजन को ही बैलेंस कर लेते हैं। ये मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, इससे कई तरीके, अगर इसको करोगे तो ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, अब इस तरह करते करते तो पहले ऑक्सीजन के जो एलिमेंट मेंशन करोगे, तो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स, इनके नंबर लिख लेने बहुत सिंपल है। जैसे हाइड्रोजन का हुआ तो हाइड्रोजन का ले लिया, तो प्रारंभ में हाइड्रोजन कितने लिए थे, 8, और इसके बाद कितने हो गए, 2। ये अभी बैलेंस करोगे तब होगा, अभी कंफ्यूज ना होना, ठीक है। प्रारंभ में 2 लिए थे और बाद में कितने हो गए, आपके पास 2 हो गए, लेकिन बैलेंस किसको कर रहे हैं, ऑक्सीजन को, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया गया है। एक सेकेंड, तो इस तरह आप बैलेंस करते चले जाएंगे, और बैलेंस होता है, कोई बड़ी उसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों। फोर्थ स्टेप में आपने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया, ऑक्सीजन में देखा इनिशियल में ऑक्सीजन कितने हैं, देखा यार H2O लिया है कंपाउंड, स्टीम लिया H2O, तो इसमें ऑक्सीजन 1 हो गया। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना हो गया, Fe3O4, तो ऑक्सीजन 4 हो गया। अब करना क्या है, जो जब कम है उसको बड़े वाले के बराबर कर लो। तो बैलेंस करने के लिए इनिशियल में कितने से गुणा कर देंगे, 1 को 4 बनाना है, कितने कैसे बनेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। जब 4 से मल्टीप्लाई, तो देखिए आप जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो देन यू विल सी व्हाट हैपेंड। ये देखिए क्या हुआ, जो H2O था वो 4H2O बन गया।
अब 4 ऑक्सीजन हेयर बैलेंस हो, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब स्टेप कहते, अब अगला देखिए कौन सबसे ज़्यादा एलिमेंट आइटम्स है, तो हाइड्रोजन दिख रहा है। अब हाइड्रोजन को भैया बैलेंस करोगे तो हाइड्रोजन में भी यही कॉलम बनेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन में भी यही कॉलम बनेंगे बच्चों। हाइड्रोजन में भी आपने कॉलम यही बना लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, बहुत सिंपल बता रहा हूँ। हाइड्रोजन में ही कॉलम बन जाएगा इनिशियल में क्या। अब हाइड्रोजन यहाँ पे आपके पास 8 हो गए, 4 2 जा 4 8, और उधर ऑक्सीजन कितना, हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अब 2 को 8 बनाना है तो क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 वाले में, तो 4H2 हो जाएगा। तो आप ये देखिए ना, अभी मैं दिखाता हूँ आप लोग को, ये देखिए, ये देखिएगा, ठीक है। देन यू विल सी हेयर Fe4H2, इधर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, अब कैलकुलेट करते हैं। इनिशियल में अब आयरन को करेंगे, आयरन बच गया। इनिशियल में आयरन 1 है, लेकिन प्रोडक्ट में आयरन कितना है, 3 है, तो 1 को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि बहुत ईजी है ये, ठीक है। अब 3 से जब मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए बच्चों, अब 4H2, अब 3Fe प्लस 4H2O, अब प्लस Fe3O4 प्लस 4H2। अब इसमें क्या करोगे, इसमें आयरन कैसा है, ठोस है, यस लिख दिया संकेत के रूप में। स्टीम भाप गैस है तो जी लिख दिया। Fe3O4 सॉलिड है, ऐसे लिख दिया, और H2 गैस है, गैस लिख दिया। इस तरह आपने एक कंप्लीट रिएक्शन को बैलेंस्ड कर लिया। इसी तरह हीट एंड ट्रायल मेथड से एक रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। तरीका यही है, 2 से 5 बार इस वीडियो को देखें, अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करें, और फिर कोई और एग्जाम्पल लेके उसको प्रूव करें। उम्मीद करता हूँ क्लास समझ में आई होगी, और कोई प्रॉब्लम है तो नीचे पूछ लीजिएगा, मैं उसको बता सकता हूँ, बता दूंगा। जय बार पूछोगे तय बार उसको जवाब दे दिया जाएगा, लेकिन पहले टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, इसके बाद मेरे वीडियो को देखिए, और उसके बाद खुद स्वयं हल करिए, समझ में आएगा, 200% समझ में आएगा। कई बच्चों को समझ में आ चुका है, अगर उनको समझ में आ चुका है तो तुमको भी समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा तो कहीं ना कहीं हमारी पुरानी तैयारी थोड़ी सी कमज़ोर है, उसको तैयारी अच्छी की जा सकती है। थैंक यू स्टूडेंट।